हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 12 नवंबर है और आज के वीडियो में हम लोग 12 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती है। तो 11 नवंबर को हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है, इसीलिए 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा 2008 में की गई थी। और इसे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उस टाइम का, उसके द्वारा 2008 में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और अभी वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और इसे 2020 में किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है शिक्षा मंत्रालय और इसे 2020 में इसका नाम बदला गया है। और जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको 1992 में भारत रत्न मिला था। और इन्होंने IIT, CSIR, UGC, संगीत नाटक अकादमी, इन सारी चीज़ों की स्थापना की थी। तो IIT, CSIR, UGC, संगीत नाटक अकादमी, इन सब के संस्थापक कौन थे? तो इन सब के संस्थापक भी थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और एक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कब आया था? तो ये आया था 2009 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। और भारत में एक संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके तहत शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। और इसके तहत वो जो संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य बनाया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेला का आयोजन किया। तो इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। और कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है वालोंग, वहीं पे इसका आयोजन हुआ है और इसका नाम भी है वालोंग मेला। तो इसे क्यों आयोजित किया गया है? तो नवंबर 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो उस टाइम वालोंग में चीन की जो सेना थी उसने पीछे से आक्रमण कर दिया था भारतीय सैनिकों पे। और भारतीय सैनिकों ने 20 दिन तक यह युद्ध लड़ा था। तो उसी में जो संघर्ष हुआ, उसमें जो शहादत है उसको याद करने के लिए, उसी के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। हर साल वालोंग मेला यहाँ पे भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया जाता है। और अभी जो 2022 में इसके 60 साल पूरे हो गए हैं। 1962 में जब ये युद्ध हुआ था, उसके 60 साल पूरे हो चुके हैं 2022 में। इसे भी आप याद रखिएगा। तो वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश और किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है, 3 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से भोपाल रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे एग्जाम के लिए। ये किसे दिया गया है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो FSSAI के द्वारा दिया जाता है। और FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 2006 के एक्ट के तहत, FSSAI की स्थापना 2006 के एक्ट के तहत 2008 में की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में टोटल 12 ऐसे बीच है जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और जो अभी हाल में 2 नए बीचों को दिया गया है, वे कौन कौन से हैं? तो ये लक्षद्वीप के 2 बीच है, एक मिनिकॉय बीच है और एक थुंडी बीच है, जिसे अभी हाल में ये 2 नए बीच है जिसे अभी कुछ दिन पहले ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। और इसे एक डेनमार्क की संस्था है, डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक संस्था है, उसके द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अभी हाल में 2 नए बीचों को मिला है, इसे भी आप याद रखिएगा। और ये भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच कौन था? तो भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच का नाम था गोल्डन बीच, जो कि पुरी का बीच था और ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये पहला है, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो पुरी का गोल्डन बीच पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच था। और अभी हाल में 2 को मिला है जो कि लक्षद्वीप के बीच है। चलिए नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र इंदौर में स्थापित हुआ है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 4 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल चुने गए हैं। तो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो रमेश केजरीवाल चुने गए हैं। और
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जैसे कि रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर जिसे कि गंधक भी कहा जाता है, उसका उपयोग होता है रबड़ के वल्कनीकरण में। और अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं सतीश पई। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं कल्याण चौबे। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं दिलीप तिर्की। और अभी हाल में फाइड के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाइड के उपाध्यक्ष बने विश्वनाथन आनंद। फाइड एक शतरंज से संबंधित संस्था है, इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि तासीगंग कहाँ है? तो तासीगंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये क्यों फेमस है? तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर, सिर्फ भारत का नहीं है, ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में अवस्थित है और ये मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है। अभी हाल में हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, तो उसी में ये मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है और लाहौल स्पीति जिला में अवस्थित है। और ये 15,256 फीट या फिर 4650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे 100% वोटिंग हुई है। तो 100% वोटिंग हुई है और यहाँ पे मात्र 52 मतदाता है, तो मात्र 52 मतदाता है जहाँ पे 100% वोटिंग हुई है। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित वोटिंग केंद्र है। अच्छा, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी और ये एकमात्र महिला थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और आरोहण 4.0 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा शिमला में आयोजित किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। तो आरोहण 4.0 किसने आयोजित किया था? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा कहाँ पे? तो शिमला में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अभी हाल में श्याम शरण नेगी का निधन हो गया था। तो श्याम शरण नेगी का निधन हो गया था, इनके बारे में हम लोग पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित थे और ये आज़ाद भारत के पहले वोटर थे, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारतीय सेना ने वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में की है। तो भारतीय सेना ने कहाँ इसकी स्थापना की है? तो इसकी स्थापना हुई है नई दिल्ली में। और किसने की है? तो भारतीय सेना ने। किसके लिए? तो जो वीर नारी हैं उनके लिए। और ये एकल सुविधा केंद्र है, वीरांगना सेवा केंद्र इसका नाम रखा गया है। तो वीर नारियों के कल्याण के लिए और उनके शिकायत का जो त्वरित समाधान करना है उसके लिए इसकी स्थापना की गई है। और इसमें हीरो मोटर कॉर्प ने सहयोग किया है। ये जो वीरांगना सेवा केंद्र है इसकी स्थापना में हीरो मोटर कॉर्प ने सहयोग किया है। हीरो मोटर कॉर्प के समर्थन से ही इसकी स्थापना हुई है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वह कौन है? तो उनका नाम है अनिल चौहान। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। और भारत के जो पहले CDS थे यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका बिपिन रावत नाम था, जो कि निधन हो गया उनका। और अभी वर्तमान में सेकंड कौन बने हैं? तो अनिल चौहान बने हैं उनकी जगह पे। और सेना के जो कमांडर ऑफ चीफ होते हैं वो कौन होते हैं? तो सेना के कमांडर ऑफ चीफ होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, PM मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और यह ट्रेन चेन्नई से मैसूर के बीच चलाई जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो यह ट्रेन चेन्नई से मैसूर के बीच चलने वाली है। और अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो वंदे भारत ट्रेन का एक अन्य नाम है, वंदे भारत ट्रेन का एक अन्य नाम भी है T18 ट्रेन। और यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 160 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड है। और इसमें जो सीट है, जो भी सीट होता है वो उसमें 360 डिग्री घूमने की क्षमता होती है। इसमें घूमने वाले जो सीट लगे हैं चारों तरफ घूम सकते हैं, 360 डिग्री घूमने की क्षमता है। और वंदे भारत ट्रेन जो इसका पहली वंदे भारत ट्रेन थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। और रेल बजट को आम बजट में कब विलय कर दिया गया? तो रेल बजट को आम बजट में विवेक देवरा समिति की सिफारिश पर विलय किया गया था। और जो एकवर्थ कमेटी थी, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर इसे अलग किया गया था। 1924 में जो एकवर्थ कमेटी ने सिफारिश की थी उसके आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और अभी विवेक देवरा समिति की सिफारिश पर इसके फिर से विलय कर दिया गया है रेल बजट का आम बजट में। और भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दूसरी नई दिल्ली से कटरा तक चली थी। और अभी चौथी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से ऊना हिमाचल प्रदेश तक चली थी। और पांचवी जो दक्षिण भारत में चलने वाली है वे चेन्नई से मैसूर तक चलने वाली है। ये पांचवी वंदे भारत ट्रेन होने वाली है। चलिए नेक्स्ट,
8 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण बेंगलुरु एयरपोर्ट के परिसर में किया है। तो इसका अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और इसका अनावरण कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है उसके परिसर में इसका अनावरण किया गया है। और इसकी टोटल ऊंचाई है 108 फीट और ये नादप्रभ केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। तो किसकी प्रतिमा है? तो नादप्रभ केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। और जो नादप्रभ केम्पेगौड़ा है ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण किया गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट के परिसर में। और एक और स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है और यह संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसी तरह एक स्टैचू ऑफ नॉलेज है जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है और यह लातूर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आप सब जानते ही होंगे, गुजरात में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर, 11 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो झारखंड राज्य ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें कहा गया है कि जो गरीब पिछड़े वर्ग हैं उनको 77% तक आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें कैसे कैसे आरक्षण के लिए जो कैसे कैसे बंटवारा हुआ इसे देख लेते हैं। तो एससी के लिए 12% है, एसटी के लिए 28% है, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 15% है, ओबीसी के लिए 12% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण है। और टोटल कितने हुए? तो टोटल 77% हो जा रहा है। नेक्स्ट है 50% आरक्षण की सीमा। तो 50% आरक्षण की सीमा कब तय की गई थी? तो 1992 का जो इंदिरा साहनी केस था उसमें 50% आरक्षण की सीमा का बात आया था। और झारखंड में एक बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में, और इसकी स्थापना रूस की सहायता से हुई थी। और कब हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड में रूस की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और झारखंड सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है सारथी योजना, और यह निःशुल्क कोचिंग देने से संबंधित है। तो कहाँ शुरू हुई है सारथी योजना? झारखंड में शुरू हुई है। नेक्स्ट है 10 नंबर, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में हो रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है वाराणसी में, और इसका आयोजन 11 से 12 नवंबर तक होगा, यानी कि कल हुआ और आज भी इसका आयोजन होने वाला है 11 से 12 नवंबर तक। और किस जगह पे? तो वाराणसी। और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो जलमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। और इसका उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर भारत इसका प्रमुख उद्देश्य है। और जलमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं, और ये वर्तमान में आयुष मंत्री भी हैं सर्बानंद सोनोवाल, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर, वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आसियान भारत मैत्री वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2022 को घोषित किया गया। देखिए, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत ने 1992 में आसियान के साथ अपने संबंधों की शुरुआत की थी, और अभी 2022 में ये टोटल 30 वर्ष हो गए हैं। भारत और आसियान के बीच जो संबंध है उसके टोटल 30 वर्ष हो गए हैं। तो 30वीं वर्षगांठ भारत और आसियान मिल के बना रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में एक बैठक की आयोजन हुई थी कंबोडिया में, जिसमें भारत के जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ वो शामिल हुए थे। तो भारत आसियान मैत्री वर्ष यहाँ पे ये जो कंबोडिया में बैठक आयोजित हुई थी, तो ये इसी में यह घोषणा किया गया कि 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल 10 सदस्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।